हर चुनाव सिर्फ हार जीत का फैसला नहीं करता। ये शासन की दिशा तय करने के लिए लोगों की जरूरतों को समझने का एक डेटा इंजीनियरिंग प्रोसेस है। आज हम इसी नजरिए से राजस्थान के अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कहानी को परत दर परत खोलेंगे, ये समझने के लिए कि जमीनी हकीकत और चुनावी आंकड़े मिलकर बेहतर शासन का रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। हमारा ये विश्लेषण 6 हिस्सों में बटा है। हम अजमेर दक्षिण की जमीनी पहचान से शुरू करेंगे, फिर लोगों की असल समस्याओं को सुनेंगे, 15 साल के चुनावी डेटा के बदलते पैटर्न को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इस मुकाबले की असल वजह क्या थी। आखिर में हम शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट और नेतृत्व के लिए एक विजन पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अजमेर दक्षिण की नब्ज को महसूस करते हैं। आखिर ये इलाका है कैसा और यहाँ की सियासी और सामाजिक जमीन की क्या खासियत है। अजमेर दक्षिण राजस्थान के दिल में बसा एक शहरी विधानसभा क्षेत्र। ये एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ के बाजारों की रौनक, व्यापार और अलग अलग संस्कृतियों का मेलजोल इस जगह को एक खास पहचान देता है। 2023 के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ की किस्मत का फैसला 2,10,000 से ज्यादा मतदाता करते हैं। यहाँ का सामाजिक तानाबाना बहुत दिलचस्प है। इसमें कोली और वाल्मीकि जैसे अनुसूचित जाति के समुदाय हैं, ब्राह्मण और वैश्य समाज के लोग हैं, ओबीसी वर्ग की बड़ी आबादी है और साथ ही 10 से 15% की एक अहम मुस्लिम आबादी भी है। अगर हम राजनीतिक इतिहास देखें तो ये सीट पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ रही है। और ख़ास बात यह है कि 2008 से लेकर अब तक लगातार 4 बार यहाँ से एक ही विधायक अनीता भदेल जी जीतती आ रही हैं। लेकिन राजनीतिक किलेबंदी से परे जमीन पर लोगों की आवाज़ क्या कह रही है? चलिए अब उन अनकही शिकायतों और रोज़मर्रा की मुश्किलों को सुनते हैं जो किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकती हैं। अगर अजमेर दक्षिण की सबसे बड़ी, सबसे चुभने वाली समस्या को सिर्फ एक नंबर में बताना हो तो वो नंबर है 3 से 4। जी हाँ, 3 से 4 दिन। यहाँ के घरों में नल से पानी 3 से 4 दिन में सिर्फ एक बार आता है। और ये कहानी सिर्फ पानी पर खत्म नहीं होती। पानी की ये किल्लत, बार बार बिजली कटना, हाई टेंशन लाइनों का पुराना जाल, मानसून में उफनते नाले और बाजारों में कचरे के ढेर, ये सब मिलकर लोगों के रोज के जीवन को एक संघर्ष बना देते हैं। ये बुनियादी सुविधाएं हैं जिनकी कमी हर रोज महसूस होती है। देखिए, ये मुद्दे किसी राजनीतिक विचारधारा की बड़ी बड़ी बहसों के नहीं हैं। ये रोजमर्रा के जीवन के सम्मान से जुड़े सवाल हैं। हर नागरिक को साफ पानी, 24 घंटे बिजली और एक साफ सुथरा माहौल पाने का हक है। ये महज सुविधाएं नहीं बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन की बुनियादी शर्तें हैं। तो ये थी जमीन की आवाजें। अब सवाल ये उठता है कि क्या लोगों का ये दर्द, उनकी ये परेशानियां वोटिंग पैटर्न में भी नजर आती हैं? आइए पिछले 15 साल के चुनावी आंकड़ों की कहानी को समझते हैं। सबसे ताज़ा 2023 के नतीजों को देखिए। बीजेपी को मिले 50.22% वोट तो कांग्रेस को मिले 47.09%। आप देख सकते हैं कि जीत और हार के बीच का अंतर बहुत ही मामूली था। कितना मामूली? सिर्फ लगभग 4,446 वोटों का। 2 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाली सीट पर महज 4,500 वोटों का फासला बताता है कि मुकाबला कितना कड़ा था, कितना कांटे का था। अब जरा कांग्रेस की सफर को देखिए। 2008 में पार्टी का वोट शेयर लगभग 29% था। 2013 में ये बढ़कर 38% हुआ, 2018 में 46% और 2023 में 47% को भी पार कर गया। ये कोई अचानक आई लहर नहीं है, ये एक धीमी लेकिन लगातार हो रही बढ़ोतरी है। तो यहाँ हमें 2 बिल्कुल विपरीत ट्रेंड्स दिख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की जीत का अंतर 2013 के बाद से लगातार घट रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने हर चुनाव में सिस्टमैटिक तरीके से अपनी जमीन मजबूत की है। तो आंकड़े हमें ये तो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इन बदलावों के पीछे की असल वजहें क्या है? चलिए अब इस मुकाबले की एनाटॉमी को समझते हैं। इसके पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, 15 साल की लंबी सत्ता के बाद वोटरों में एक स्वाभाविक थकान या बदलाव की इच्छा। दूसरा, जमीन पर सामाजिक समीकरणों का बदलना और कुछ समुदायों का नया रुख। और तीसरा, कहीं ना कहीं बूथ लेवल पर चुनावी मैनेजमेंट में रह गई कुछ कमियां। और फिर बात आती है उम्मीदवारों की। एक तरफ थी अनुभवी विधायक जिनका एक मजबूत संगठनिक ढांचा और अपना एक स्थापित वोट बैंक है, तो दूसरी तरफ थी कांग्रेस की उम्मीदवार जो एक सम्मानित शिक्षाविद हैं,
जिनकी छवि साफ सुथरी, सुधारवादी और जनता के मुद्दों को उठाने वाली है। तो वोटर के सामने एक बहुत साफ चॉइस थी। अच्छा, तो हमने समस्या को समझा, आंकड़ों को देखा और कारणों का भी विश्लेषण कर लिया। अब सबसे जरूरी सवाल, आगे का रास्ता क्या है? इन सारी जानकारियों के आधार पर शासन के लिए और एक सफल अभियान के लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है? एक जन केंद्रित रणनीति इन 4 स्तंभों पर खड़ी हो सकती है। पहला, संगठन को नीचे से यानी बूथ दर बूथ फिर से खड़ा करना। दूसरा, एक ऐसा नैरेटिव बनाना जो लोगों से सीधा जुड़े। तीसरा, छोटे छोटे लेकिन असरदार काम करके अपनी नीयत का सबूत देना। और चौथा, डिजिटल दुनिया में सही जानकारी के साथ स्थानीय मुद्दों को ताकत से उठाना। अभियान का जो मुख्य संदेश हो सकता है वो इस एक लाइन में छिपा है, तमाशे पर तरजीह सेवा को। इसका मतलब है कि बड़े बड़े आयोजनों और दिखावे की जगह असल ध्यान लोगों की बुनियादी जरूरतों, पानी, बिजली, सड़क, सफाई को पूरा करने पर होगा। और हाँ, जब हम लोगों से जुड़ने और उनकी सेवा की बात करते हैं तो एक और चीज बहुत जरूरी हो जाती है, भरोसा। और आज के डिजिटल युग में भरोसा बनाने की पहली शर्त है लोगों की निजी जानकारी का सम्मान करना। उनकी सहमति के बिना, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखे बिना आप सार्वजनिक जीवन में विश्वास की नींव नहीं रख सकते। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम आखिरी पड़ाव पर हैं। अजमेर दक्षिण की जनता के सामने आखिर क्या विकल्प है और इस सीट का भविष्य किस दिशा में जाता दिख रहा है? तो कुल मिलाकर अजमेर दक्षिण आज एक दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता है 15 साल की जांची परखी निरंतरता का और दूसरा रास्ता है शासन के एक नए जन केंद्रित ब्लूप्रिंट का। फैसला यही होना है कि यहाँ के लोग अपने भविष्य के लिए इन दोनों में से किसे चुनते हैं। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080420416002 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।